रिबॉर्न ऑफ माई बिलियनर हीरो एपिसोड 15। अति कॉलेज के बाहर खड़ी थी और किसी ऑटो को देख रही थी ताकि वो पुलिस स्टेशन जा सके। अभी अभी जश्न उसे कॉलेज छोड़कर गया था, लेकिन वो कॉलेज से उतनी ही जल्दी बाहर आई जितनी जल्दी जश्न ने उसे अंदर छोड़ा था, और अब अचानक उसके सामने एक गाड़ी आकर खड़ी हो गई थी। उसने उस गाड़ी की तरफ देखा तो उसकी ड्राइविंग सीट पर सिद्धार्थ बैठा था। सिद्धार्थ उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम कॉलेज के बाहर क्या कर रही हो अति? मैं जानता हूं तुम्हें ये सवाल अजीब लग रहा होगा। मैं तो तुम्हारा दोस्त भी नहीं, लेकिन तुम्हें यहां पर देखा तो पूछे बिना रह नहीं पाया। अति ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और आगे की तरफ बढ़ गई। वो सिद्धार्थ से फिलहाल कोई बात भी नहीं करना चाहती थी। जश्न ने उसके साथ जो कुछ किया, उसके बाद उसका हर किसी से विश्वास उठ चुका था। वो थोड़ा आगे की तरफ आई और एक बार फिर से अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगी। सिद्धार्थ उसकी तरफ देखते हुए बोला, इतना तो मैं भी जानता हूं कि तुम रिया जैसी लड़की नहीं हो जो 2 मिनट में मेरी बातों में आ जाओगी। तुम कुछ खास हो और कुछ सख्त भी, पर मैं तुम्हें भी अपने जाल में फंसा कर ही रहूंगा। अगर तुम्हारे लिए पूरा रोमियो ना बन गया तो फिर मैं भी कुछ नहीं। ये बोलते हुए वो मुस्कुराया और अगले ही पल उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस नॉर्मल कर लिए और तुरंत आगे की तरफ आ गया। अचानक ही इस वक्त बिजली चमकने लगी। अति ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। मौसम खराब होते देख वो खुद से ही बोली, शायद आप भी नहीं चाहते कि मैं अपने भाई को इंसाफ दिलाऊं, इसीलिए मेरे सामने मुश्किलें और बढ़ा रहे हैं ना, लेकिन मैं नहीं हारूंगी। मैं वो करके रहूंगी जो मैं कर सकती हूँ। ये बोलते हुए उसने एक गहरी सांस ली और एक बार फिर से अब सिद्धार्थ की गाड़ी उसके सामने आकर खड़ी थी। सिद्धार्थ दोबारा उसकी तरफ देखते हो बोला, मौसम खराब हो रहा है अति, अगर तुम्हें कॉलेज चलना है तो आओ, मैं तुम्हें अंदर ले चलूं। अब तो कॉलेज का दरवाजा भी पीछे रह गया है। आओ गाड़ी में बैठो। तुम यकीन नहीं करोगी मेरा, लेकिन मैं सच में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। प्लीज ट्रस्ट मी। अति ने अब उसकी बातें सुनी और उसकी आंखों में देखने लगी, पर अगले ही पल उसे खुद पर हंसी आई, क्योंकि जश्न की आंखों में भी वो न जाने कितनी ही बार देख चुकी थी, लेकिन उसे वहां धोखेबाज जश्न नहीं नजर आया, तो यहाँ पर वो सिद्धार्थ के इरादों का क्या ही पता लगाती। वो यूं ही चुपचाप खड़ी रही और अचानक ही जोरों से बारिश होने लगी। सिद्धार्थ तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर उसके पास आया और बोला, क्यों बारिश में भीग रही हो अति? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज खुद के साथ ऐसा मत करो। तुम्हें जहां जाना है मैं तुम्हें ले चलता हूं। पहले ही ऑटो और कैब ड्राइवर की स्ट्राइक चल रही है, ऐसे में तुम्हें इन दोनों में से कुछ नहीं मिलने वाला। प्लीज मेरे साथ गाड़ी में बैठो, अगर ज्यादा नहीं तो प्लीज कॉलेज ही चलो। कम से कम वहां तुम इस बारिश से तो बच जाओगी। उसकी बात सुनते हुए अति सोच में पड़ गई थी। उसके पास यही मौका था पुलिस स्टेशन जाने का। पता नहीं उसके बाद उसे कब मौका मिलता और मिलता भी या नहीं, इसीलिए वो सिद्धार्थ की तरफ देखते बोली, मुझे कॉलेज नहीं जाना। सिद्धार्थ हैरानी से बोला, तो और कहाँ जाना है तुम्हें? तुम्हें जहां भी जाना है मैं तुम्हें ले चलूंगा, लेकिन अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करो तो। मैं तुम्हारा ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा, सो प्लीज ट्रस्ट मी। उसकी बात सुनकर अति ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप गाड़ी की तरफ बढ़ गई। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और गाड़ी में बैठ गई तो सिद्धार्थ कुछ पल तो हैरानी से उसकी तरफ देखता ही रह गया। वो इतनी आसानी से उसकी बात मान जाएगी, इस बात की उम्मीद उसे बहुत कम थी। पर अब तो जैसे उसकी लॉटरी लग गई थी। वो तुरंत गाड़ी की तरफ आया और अगले ही पर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वो अति की तरफ देखते हुए बोला, सबसे पहले तो थैंक यू, मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया है, उसके बाद तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और आई प्रॉमिस मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे हस्बैंड मिस्टर जश्न सिंह शेखावत से भी सॉरी बोल दूंगा, पर प्लीज अब मुझे उन गुस्से वाली नजरों से मत देखना जिन नजरों से तुम मुझे हमेशा देखती हो। ये बोलते हुए थोड़ा क्यूट बनने की कोशिश कर रहा था। अति बिना किसी एक्सप्रेशन से बोली, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। उसकी बात सुनकर ही सिद्धार्थ के होश उड़ गए। वो कांपती हुई आवाज में बोला, क्या पुलिस स्टेशन? अति हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी रिपोर्ट करवाने नहीं जा रही हूं। तुम बेफिक्र रहो, तुमने मेरे साथ जो कुछ किया उसका हिसाब जश्न जी ने तुमसे ले लिया था। अब मेरे और तुम्हारे बीच उस चीज को लेकर कभी कोई मैटर नहीं होने वाला। मुझे पुलिस स्टेशन जाना है अपने किसी पर्सनल काम से। अगर तुम लेकर जा सकते हो तो ठीक है, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं। ये बोलकर उसने गाड़ी के दरवाजे पर अपना हाथ रखा और बाहर निकलने लगी। सिद्धार्थ ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और बोला, प्लीज ऐसे मत करो। ये बोलकर वो चुप हो गया था। उसकी नजरें अति पर थी जो उसके हाथ की तरफ देख रही थी। सिद्धार्थ ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचा और बोला, सॉरी।
वो तुम बाहर निकल रही थी तो बस जल्दबाजी में मैंने तुम्हारे हाथ पर हाथ रख दिया, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। अति ने कुछ नहीं कहा। सिद्धार्थ एक बार फिर से बोला, तुम्हें जहां जाना है मैं तुम्हें ले चलता हूं, और ऐसी बात नहीं कि मैं तुम्हें अपनी रिपोर्ट करवाने से रोक रहा हूं। मैंने तुम्हारे साथ जो किया है उसके बाद अगर तुम मुझे जेल की सजा दिलाना चाहती हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, क्योंकि मैं सच में अपनी उस हरकत के लिए गिल्टी फील कर रहा हूं। उसकी बात सुनकर अति कुछ पल उसकी तरफ देखती रह गई। उसे जश्न से बेहतर तो अब सिद्धार्थ लग रहा था। कम से कम वो गिल्टी फील तो कर रहा था कि हाँ, उसने कुछ गलत किया है और वो सजा के लिए तैयार भी था। लेकिन यहाँ तो जश्न ने जैसे उसे चैलेंज कर दिया था कि अगर वो उसे सजा दिला सकती है तो दिला दे। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी ने जश्न के फोन पर फोन किया और उसे बता दिया कि अति इस वक्त सिद्धार्थ की गाड़ी में है। इस बात को सुनकर जश्न के चेहरे पर कुछ खास एक्सप्रेशंस नहीं थे। हालांकि उसे इस बात पर गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन वो काफी शांत नजर आ रहा था। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, उनका पीछा करना तुम एक पल के लिए भी तुम्हारी नजरें मेरी बेबी डॉल से हटनी नहीं चाहिए, और अगर वो सिद्धार्थ कोई फालतू की हरकत करे तो जस्ट किल हिम। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और सामने वाला हैरान रह गया। जश्न ने जैसे सीधे सीधे ही सिद्धार्थ को मारने के ऑर्डर दे दिए। ये सच में काफी चौंका देने वाली बात थी, क्योंकि सिद्धार्थ भी कोई ऐरा गहरा इंसान नहीं था। वो मिस्टर गुप्ता का बेटा था, जो एक काफी बड़े पॉलिटिशियन थे, पर जश्न का हुक्म मानना उस आदमी का काम था, तो वो बस अपना काम करने वाला था। सिद्धार्थ ने गाड़ी वहां से आगे पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ा दी तो जश्न के आदमी निरंजन की गाड़ी भी सिद्धार्थ की गाड़ी को फॉलो करने लगी। कुछ ही देर में सिद्धार्थ की गाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंची। अति गाड़ी से निकलने से पहले बोली, तुम इस गाड़ी में ही रहना, अंदर मत आना। अगर अंदर आए तो जो ट्रस्ट तुम पर किया है वो टूट जाएगा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ उसकी तरफ देखता ही रह गया। वो अति को इतना स्ट्रांग भी नहीं समझ रहा था जितना अति अब उसके सामने बिहेव कर रही थी, पर इस वक्त सच में अति काफी मैच्योर लग रही थी। हालांकि ये उसके लेवल की मैच्योरिटी थी, जश्न के लिए ये सिर्फ और सिर्फ बचकानी हरकतें थी, क्योंकि जश्न का लेवल अति के लेवल से बहुत ज्यादा हाई था। वहीं अब निरंजन ने जश्न को फोन करके ये बता दिया था कि अति पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है, लेकिन बस इतनी बात सुनकर ही जश्न ने सामने से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। उसने सामने से कोई जवाब तक नहीं दिया था। अति पुलिस स्टेशन के अंदर आई और सामने बैठे इंस्पेक्टर के सामने आकर खड़ी हो गई। उस इंस्पेक्टर ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, बोलिए मोहतरमा, क्या काम है आपको? ऐसे क्यों आकर खड़ी हो गई है? अति तुरंत बोली, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। इंस्पेक्टर हंसा और बोला, तो हम कौन सा यहाँ पर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, रिपोर्ट ही लिखते हैं। बताइए, किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है और क्राइम क्या है? किसी ने छेड़खानी की या फिर कोई मजे लेकर भाग गया? उसकी बात पर अति के चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। ये पुलिस स्टेशन कैसा होगा, वो उस इंस्पेक्टर की एक बात से ही अंदाजा लगा सकती थी। वो तुरंत बोली, अच्छा होगा अगर आप मेरे साथ तमीज से पेश आए। इंस्पेक्टर एटीट्यूड दिखाते हुए बोला, क्यों? मैं तो ऐसे ही बदतमीजी करूंगा, मेरा क्या उखाड़ लोगी? अगर ज्यादा जुबान चलाओगी तो जो रिपोर्ट तुम लिखवाने आए हो ना, वो लिखना तो दूर की बात, तुम्हें उठाकर अंदर डाल दूंगा और ऐसी धारा लगाऊंगा कि तुम्हारा पूरा खानदान तुम्हें छुड़ा नहीं पाएगा। उसकी बात पर अति बस हल्का सा मुस्कुराई। अगर वो यहाँ पर जश्न का नाम ले देती तो यही इंस्पेक्टर उसके सामने किसी कुत्ते की तरह दुम हिलाता फिरता, लेकिन अभी फिलहाल वो जश्न का नाम लेना नहीं चाहती थी। वो उस इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोली, क्राइम ये है कि मेरे भाई का मर्डर हुआ है और उस मर्डर को एक्सीडेंट बनाकर पेश किया गया है। तभी एक और इंस्पेक्टर वहां पर आया और अति की तरफ देखते हुए बोला, आप फिर से आ गई मैडम, मैंने कितनी बार बोल दिया है आपको कि आपका भाई का मर्डर नहीं एक्सीडेंट ही हुआ है। अति तुरंत बोली, अच्छा, बिना इन्वेस्टिगेशन के आपको सब पता चल गया? क्योंकि जहां तक मुझे पता है आपने तो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की, पर करने की जरूरत भी नहीं पड़ी होगी ना। जश्न सिंह शेखावत ने सीधा सीधा आपको एक बयान दिया होगा जिस पर आपको अमल करना है, और वो बयान होगा कि अजय अग्रवाल का मर्डर नहीं एक्सीडेंट हुआ है। फिर बेशक से पूरी कायनात आपको सबूत देने में क्यों न जुट जाए, आप उन सबूतों पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी जेब तो मिस्टर जश्न सिंह शेखावत ने पैसों से भर दी होगी ना। वो इंस्पेक्टर हैरान रह गया। उसका गला सूखने लगा था और उसके एक्सप्रेशंस ही काफी थे अति को बताने के लिए कि वो जो बोल रही है वो बिल्कुल सच है। वो इंस्पेक्टर हड़बड़ा कर बोला, ये आप क्या बोल रही है? आप अपने ही पति के बारे में ऐसी बात? अति उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोली, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है, आप लिख रहे हैं या नहीं?
मुझे बता दीजिए और मुझे सिर्फ रिपोर्ट नहीं लिखवानी, मुझे उस पर कार्यवाही भी चाहिए। अगर आप नहीं लिखेंगे तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगी, हर वो दरवाजा खटखटाऊंगी जहां से मेरे भाई को इंसाफ मिल सकता है। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि अब मैं समझ चुकी हूं कि आप लोगों के मुंह किसने बंद करवाए हैं। उसी इंसान ने जिसने मेरे भाई का मर्डर किया है। दूसरा इंस्पेक्टर, जो पहले बदतमीजी से अति से बात कर रहा था, वो अपनी जगह से उठा और हैरानी से बोला, तुम जश्न सिंह शेखावत की बीवी हो? अति ने उसे घूर कर देखा और बोली, क्यों? और ये सवाल करते हुए अब आपकी जुबान लड़खड़ा क्यों रही है? मैं जश्न सिंह शेखावत की बीवी हूं, तो अब आप मुझसे तमीज से पेश आएंगे, है ना? क्योंकि आपको डर है उनका। मतलब सही है आप लोगों का, आपको अपनी वर्दी का खौफ या इज्जत नहीं है, बस मिस्टर जश्न सिंह शेखावत का डर है। पर मैं उनसे नहीं डरती। अभी इसी वक्त आप उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखिए। वो दूसरा इंस्पेक्टर कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उससे पहले उसकी नज़र सामने खड़े एक आदमी पर गई जिसे मास्क लगाया हुआ था, और वो निरंजन था। निरंजन को देखकर उसने इशारों में पूछा तो निरंजन ने अपनी पलकें झपका दी। वो इंस्पेक्टर अब नीचे चेयर पर बैठा और अपनी फाइल खोलते हुए बोला, ठीक है, हम आपकी रिपोर्ट लिखेंगे। लिखवाए, आपको क्या लिखवाना है? उसकी बात सुनकर अति हैरान थी। वो इतनी जल्दी मान जाएंगे, उसे इस बात का अंदाजा नहीं था। लेकिन अब उसने बोलना शुरू किया और हर एक वो चीज लिखवाई जो उसे दिन को लेकर याद थी। वो कैसे भूल सकती थी उन सब बातों को। वहीं दूसरी तरफ जश्न, जो इस वक्त निरंजन से बात कर रहा था, उसकी काफी टाइम से कॉल होल्ड पर थी। वो अति की हर एक बात अच्छे से सुन रहा था। इंस्पेक्टर पूरी रिपोर्ट लिखने के बाद अति की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, हम जल्दी ही कार्यवाही करेंगे और आपको बता देंगे। अति तुरंत बोली, लेकिन कितने वक्त में? कितना टाइम लगेगा आपको? अब तो मैंने आपको सीधे सीधे कल्प्रिट का नाम बता दिया है, तो अब आपको टाइम क्यों लगेगा? उस इंस्पेक्टर की हालत सबसे ज्यादा खराब थी, क्योंकि निरंजन वहां खड़ा था और निरंजन के हाथों में फोन पकड़ा हुआ था। उस फोन को वो बहुत अच्छी तरह से देख सकता था और मतलब साफ था कि जश्न ये सारी बातें सुन रहा है। अब ना ही वो अति से कुछ कह सकता था और ना ही उसे कोई फालतू का जवाब दे सकता था। यहाँ एक तरफ से अति ने उस पर दबाव बनाया हुआ था और दूसरी तरफ से जश्न का पैर तो उसे अपने कंधे पर दर्द देता महसूस हो रहा था। वो अति की तरफ देखकर बड़ी ही नरमी से बोला, आप फिक्र मत कीजिए, हम जल्दी ही एक्शन लेंगे, आप भरोसा रखिए। अति तुरंत बोली, इस बार अगर एक्शन नहीं लिया गया तो मैं सच बता रही हूँ, मैं हाई कोर्ट में जाऊंगी। इंस्पेक्टर ने अपना सिर हिला दिया और अति तुरंत बाहर की तरफ आ गई। उसने बाहर आकर सिद्धार्थ की गाड़ी की तरफ देखा, जो अभी भी वहीं पर खड़ी थी। वो जाकर चुपचाप गाड़ी में बैठी और बोली, प्लीज मुझे कॉलेज छोड़ दो। सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुराया और उसने गाड़ी स्टेशन से बाहर की तरफ दौड़ा दी। लेकिन फिलहाल उसे भी डर लग रहा था, ये सोच सोचकर कि अति पुलिस स्टेशन आई क्यों है, क्योंकि वो तो पुलिस स्टेशन के अंदर भी नहीं जा पाया। जब वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो कांस्टेबल्स ने उसे रोक दिया था। शायद उस कांस्टेबल को निरंजन ने ही ऑर्डर दिए थे। कुछ देर बाद अति कॉलेज पहुंची और सिद्धार्थ की गाड़ी से बाहर निकलकर वो सीधा आगे की तरफ आ गई। अभी वो अंदर जा ही रही थी कि उसकी नज़र जश्न पर गई, जो कॉलेज के पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी से लगकर खड़ा था। उसे देखते हुए अति की आंखें बड़ी हो गई, उसे एक अजीब सा डर लगने लगा था। कॉलेज में जैसे ही अति अंदर की तरफ जाने लगी, उसकी नज़र जश्न पर गई, जो वहां सामने ही अपनी गाड़ी से लगकर खड़ा था। उसे देखते हुए अति की आंखें बड़ी हो गई। उसे नहीं पता था कि जश्न वहां होगा, लेकिन अब उसे देखते हुए उसके चेहरे पर हल्का हल्का डर छाने लगा था। लेकिन अगले ही पल उसके कानों में जब जश्न की बातें गूंजने लगी तो वो डर कम होने लगा और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस नॉर्मल होने लगे। वही जश्न अपनी पॉकेट में हाथ डाले अपनी गाड़ी से साइड हटा और अति की तरफ आया। अति ने एक नज़र सिद्धार्थ की तरफ देखा, जो अभी अभी अपनी गाड़ी से उतरकर उसके पास आकर खड़ा हुआ था। जश्न को देखते हुए उसे भी थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन वो अति को अपने हाथों से ऐसे निकलने नहीं दे सकता था। उसे अति का ट्रस्ट चाहिए था, तो उसका उसके साथ आकर खड़ा होना बनता था, ताकि उसे ये ना लगे कि वो जश्न से डरता है। वही जश्न अति की तरफ देखते हुए बोला, कहाँ गई थी तुम? अति तुरंत बोली, आप तो पूरी तरह से कंट्रोल रखते हैं ना मुझ पर, तो आपको नहीं पता मैं कहाँ गई थी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने मेरे ऊपर नजर रखना बंद कर दिया हो। अति की बात सुनकर जश्न व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, जब इतनी अच्छी तरह से जानती हो मुझे तो फिर कोशिश भी क्यों कर रही हो, वो सब करने की जो तुम कभी नहीं कर सकती? अति एक गहरी सांस लेकर बोली, मेरा फर्ज है कोशिश करना और जो मैं करना चाहती हूँ वो तो मैं करूंगी ही। अगर सफल हुई तो दिल को सुकून मिलेगा और अगर नहीं तो अपनी किस्मत पर तकलीफ होगी।
उन दोनों की बातें सुनते हुए सिद्धार्थ को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उन दोनों के बीच बातें चल क्या रही है, लेकिन अब उसे इतना तो समझ आ गया था कि जश्न और अति के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। वहीं जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, काफी नए दोस्त बना लिए हैं तुमने। उसकी बात सुनकर अति ने भी एक नज़र सिद्धार्थ की तरफ देखा और बोली, जिस इंसान को अपनी गलती पर पछतावा हो उसे माफ कर दिया जाता है, लेकिन जिसे पछतावा हो ही नहीं उसके साथ तो दुश्मनी भी नहीं करनी चाहिए। ये बोलते हुए उसने वापस जश्न की तरफ देखा। जश्न तुरंत बोला, और अगर मैं कहूं कि मुझे तुम्हारा कोई दोस्त नहीं पसंद, मैं नहीं चाहता कि तुम कोई दोस्त बनाओ तो। ये बोलते हुए अब वो थोड़ा सख्त हो गया था। अति हल्का सा मुस्कुराई और बोली, कंट्रोल करना तो आपकी आदत है। मुझे हर तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की आपने, लेकिन अब मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे? मुझे चार दीवारी में बंद करेंगे तो कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे चार दीवारी में बंद करने के चक्कर में आप हमेशा के लिए मुझे खो ही दे। बेशक से मैं आपसे लड़कर आपसे जीत नहीं सकती, लेकिन मैं खुद से हार तो सकती हूं ना। ये बोलते हुए उसकी बातों का मतलब क्या था जश्न बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था। अब उसके चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट आ गई। उसे गुस्सा इस वक्त हद से ज्यादा आ रहा था और वही जानता था कि उसने खुद को कंट्रोल किस तरह से किया हुआ है। वो मुस्कुराते हुए ही बोला, मैं कौन होता हूं तुम्हें कंट्रोल करने वाला? अगर मेरी सच में कोई वैल्यू होती तो तुम आज वो नहीं करती जो तुमने किया। खैर, तुम्हें जिसे अपना दोस्त बनाना है तुम बन सकती हो, जिससे दोस्ती रखनी है रख सकती हो, लेकिन एक बात मेरी अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लो बेबी डॉल की तुम हो सिर्फ मेरी और तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नजर है। अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलते हुए अब उसने एक नज़र सिद्धार्थ की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये जो बात कही है वो अति से नहीं बल्कि सिद्धार्थ से कही है। वो नहीं चाहता था कि अति और उसके खुद के बीच जो भी सिचुएशन चल रही है उसका फायदा कोई और उठाए, इसीलिए वो सिद्धार्थ को वार्निंग दे रहा था। उसकी बेबी डॉल उसकी बातें सुनने को तैयार नहीं थी, उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी, उसे उस पर यकीन नहीं था, लेकिन उसे आज भी अपनी बेबी डॉल से उतना ही प्यार था जितना पहले था। वो नहीं बता सकता था उसे कि उसने उसके भाई का मर्डर क्यों किया, इसलिए वो अपनी बेबी डॉल की नाराजगी बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार था। अति आगे की तरफ बढ़ते हुए बोली, मुझे क्लासेस अटेंड करनी है। ये बोलकर वो जैसे ही वहां से जाने लगी, जश्न ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ा और बोला, फिलहाल के लिए तुम्हारी सारी क्लासेस खत्म हो चुकी है, अब जो भी अटेंड करना है कल करना। ये बोलकर उसने उसे गाड़ी की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ चुपचाप उन दोनों की तरफ देख रहा था। जश्न ने अति को गाड़ी में बिठाया और अगले ही पल उनकी गाड़ी बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उनके जाने के बाद रिया सिद्धार्थ के पास आई और बोली, ये सब क्या हो रहा था? मुझे अति के लिए बहुत डर लग रहा है। सिद्धार्थ ने रिया के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम फिक्र मत करो, अति खुद को संभाल लेगी। मुझे लगता है उसकी उसके हस्बैंड से थोड़ी लड़ाई चल रही है, लेकिन डोंट वरी, वो काफी स्ट्रांग है। ये बोलकर उसने अब रिया के गाल पर अपना हाथ रख दिया तो रिया मुस्कुराई। सिद्धार्थ भी उसे प्यार भरी नजरों से देख रहा था, जिससे रिया उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। आखिर अति को हासिल करने में रिया ही तो उसके सबसे ज्यादा काम आने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी में जश्न अति की तरफ देख रहा था, लेकिन अति की नजरें सामने की तरफ थी। अभी तक अति ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम सीट बेल्ट क्यों नहीं लगा रही हो? अति तुरंत बोली, मेरी मर्जी। जश्न गुस्से से बोला, सीट बेल्ट लगाओ। अति भी गुस्से से बोली, मुझे नहीं लगानी। जश्न ने अगले ही पल गाड़ी रोकी और अति के ऊपर झुककर सीट बेल्ट लगाने लगा। अति ने अपना हाथ उसके सीने पर रखा और बोली, मैंने कहा ना, मुझे सीट बेल्ट नहीं लगानी मतलब नहीं लगानी। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अति की बात पर जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं, ये तुम मुझे मत बताओ बेबी डॉल। अगर करने पर आया तो बहुत कुछ कर दूंगा। तुम्हारी हर एक हरकत बर्दाश्त कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आगे भी तुम्हारी हरकतें यूं ही बर्दाश्त करता रहूंगा। मेरी बर्दाश्त करने की एक लिमिट है, एक हद है। अगर वो हद पार हुई तो आगे जो भी होगा बेहद होगा। उसकी बातें सुनते हुए अति बस उसकी तरफ देखती रह गई और अब जश्न ने उसे सीट बेल्ट लगा दी। वहीं उनकी गाड़ी कॉलेज से जैसे ही निकली, बाहर खड़े एक आदमी ने तुरंत लाल मंडी में लीलाबाई को फोन किया। लीलाबाई, जो आराम से छत पर बैठी धूप सेक रही थी, जैसे ही उसने अपने फोन पर मजनू का फोन देखा, उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से मजनू की आवाज आई,
वो लड़की आज मेरे हाथ लगने वाली थी, क्योंकि आज वो जश्न सिंह शेखावत के साथ नहीं बल्कि किसी और लड़के के साथ इधर उधर घूम रही थी। लेकिन एक बार फिर से उस जश्न सिंह शेखावत ने मेरा खेल खराब कर दिया। आखिरी वक्त पर वो भी कॉलेज आ गया और उस अति को ले गया। अगर वो नहीं आता तो आज तो मैं अति को आपके सामने ले ही आता। लीलाबाई मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, आज वो तेरे हाथ से निकल गई तो क्या हुआ। अगर उस चिड़िया ने और शिकारियों के पास जाना शुरू कर ही दिया है तो बहुत जल्दी वो हमारे जाल में भी फंसेगी। बस तू उस पर नजर रखना। फिलहाल के लिए तू कोठे पर आ जा, रात की बुकिंग शुरू हो चुकी है। उसकी बात सुनकर मजनू तुरंत बोला, जी लीलाबाई। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और फिर गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। लीलाबाई जो धूप में लेटी हुई अपने बालों के साथ खेल रही थी, उसके सामने खड़ा केशव तुरंत बोला, आप किस शिकारी की बात कर रही हैं लीलाबाई। लीलाबाई हंसी और बोली, उस दिन क्या कहा था उस जश्न सिंह शेखावत ने। ये बोलते हुए वो सोच में पड़ गई और फिर एकदम से बोली, हाँ बेबी डॉल, कि मेरी बेबी डॉल को कोई हाथ नहीं लगा सकता। पर आज उसकी वही बेबी डॉल किसी और के साथ घूम रही थी और वो भी उसके सामने। ऐसा कैसे हो सकता है। इससे पहले कि वो लड़की किसी और के हाथों में जाए, उसे हमारे पास खींच कर लेकर आओ। हमें वो लड़की किसी भी हालत में चाहिए, बेशक से फिर कुछ भी क्यों न करना पड़े। लीलाबाई की सनक है वो लड़की। जब तक उसे इस कोठी में नचवाऊंगी नहीं, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगी। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर बेहद सख्त एक्सप्रेशन थे। वहीं केशव और वल्लभ दोनों ने अपना सिर हाँ में हिलाया। वहीं दूसरी तरफ जश्न और अति दोनों शेखावत मेंशन पहुंचे और मेंशन में पहुंचते ही अति तुरंत गाड़ी से बाहर निकली और सीधा अंदर की तरफ बढ़ गई। लेकिन अंदर वो अपने कमरे में नहीं गई, बल्कि आकर हॉल में बैठ गई। वो जानती थी कि अगर वो जश्न के साथ उसके रूम में जाएगी तो जश्न उस पर हावी हो जाएगा। कब वो उसके करीब आकर उसे प्यार करने लगेगा, पता ही नहीं चलेगा और अति भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाएगी। उसका जश्न पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं चलता था, इसीलिए वो जश्न से दूर ही रहना चाहती थी। वही जश्न ने जब उसे हॉल में बैठे हुए देखा तो तुरंत बोला, रूम में चलो। अति बिना किसी एक्सप्रेशंस के बोली, मुझे नहीं जाना। अति के बिल्कुल सामने ही विशाखा और प्रकृति दोनों बैठी थी। वो दोनों हैरानी से अति को देखने लगी। उन्होंने कभी भी अति को इस तरह से जश्न के सामने जुबान चलते हुए नहीं देखा था। जश्न एक बार फिर से बोला, तुम ऊपर चल रही हो या नहीं। अति गुस्से से बोली, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। जश्न तुरंत बोला, तुम ऐसे नहीं मानोगी। ये बोलकर वो तुरंत उसके पास आया और अगले ही पल उसने अति को अपनी गोद में उठा लिया। अति एकदम हैरान रह गई। जश्न उसे लेकर सीधा रूम की तरफ बढ़ गया और विशाखा और प्रकृति दोनों उसकी तरफ देखती ही रह गई। अति जश्न के सीने पर जोरों से अपने हाथ चलाते हुए बोली, छोड़िए मुझे, वरना मैं सच बता रही हूं, मैं आपके बाल नाच लूंगी। अति की बात सुनकर जश्न मुस्कुराया और बोला, वो तो तुम हमेशा नाचती हो, वो भी एकदम जंगली बिल्ली की तरह, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलते हुए उसने अति को रूम में लाकर सीधा बेड पर पटका। अति गुस्से से बोली, मैं उस तरह से नोचने की बात नहीं कर रही हूं। जश्न अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि तुम मुझे उसी तरह नोचो। वैसे कितनी समझदार हो ना तुम बेबी डॉल, सिर्फ इशारों से ही सब कुछ समझ जाती हो। उसकी बात पर अति के चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत बिस्तर से उठते हुए बोली, मुझे नीचे जाना है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। जश्न ने उसे बिस्तर पर धक्का दिया और बोला, पहले तो मुझे तुम्हें खाना है। अति गुस्से से बोली, खबरदार, अगर मुझे हाथ भी लगाया तो। जश्न अपनी शर्ट साइड में फेंकते हुए बोला, क्या करोगी, मुझे जंगली बिल्ली की तरह नोचोगी ना तो नाच लो, इसके अलावा तुम और कुछ नहीं कर सकती। अति उसकी तरफ देखती रह गई। जश्न एक बार फिर से उसे चैलेंज कर रहा था, लेकिन वो कुछ करती उससे पहले ही अब जश्न उसके ऊपर झुका और बोला, वैसे तुम्हें पता है तुम गुस्से में बहुत क्यूट लगती हो। तुम हमेशा मुझसे डरी डरी रहती हो, लेकिन ये एकदम खतरनाक वाली बेबी डॉल भी मुझे पसंद आए। थोड़ा एटीट्यूड, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा नखरा और थोड़ा थोड़ा प्यार। अति तुरंत बोली, प्यार नहीं करती हूं मैं आपसे। जश्न मुस्कुराया और बोला, रहने दो, झूठ नहीं बोलते हैं बेबी डॉल, झूठ बोलना पाप होता है। उसकी बात सुनकर अति कुछ पल उसकी तरफ देखती रह गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को कंट्रोल किया और बोली, मैंने कहा ना मैं आपसे प्यार नहीं करती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे। अब तो मेरा आपको देखने का मन भी नहीं करता। आपसे अजीब सी नफरत हो रही है मुझे। मैं बस आपसे दूर जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मैं चाहकर भी आपसे दूर नहीं जा पा रही हूँ। जश्न उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, मतलब तुम्हें सच में मुझसे फर्क नहीं पड़ता।
अति तुरंत बोली, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। जश्न एक बार फिर से बोला, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी तुम्हें जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी? उसके सवाल पर एक पल के लिए तो अति चुप रह गई। ऐसा भी नहीं था कि जश्न को अगर कुछ हो गया तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। बेशक से वो बोलने को कुछ भी बोल रही थी, कुछ भी हरकतें कर रही थी, लेकिन जश्न से प्यार तो वो करती थी। वो चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी और अब जश्न ने तकिए के नीचे से एक गन निकाली और उसे अपने सीने पर पॉइंट करते हुए बोला, सच में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना बेबी डॉल, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं? उसके हाथों में वो गन देखकर अति के होश उड़ गए। वो तुरंत बोली, ये गन यहाँ कैसे आई और ये आप क्या कर रहे हैं? आपने इसे अपने सीने पर? जश्न मुस्कुराया और बोला, तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार नहीं, सबसे ज्यादा प्यार नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही इंसान है जिससे मैं प्यार करता हूं और वो है मेरी बेबी डॉल। पर मेरी बेबी डॉल तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। उसे तो मेरे जीने मरने से भी फर्क नहीं पड़ता, तो फिर मैं जीकर क्या करूंगा? एक काम करता हूं, खुद को खत्म कर लेता हूं। उसकी बात पर अति के चेहरे की अब हवाएं उड़ गई। अगले ही पल उसने जश्न के हाथों से वो गन लेनी चाही, लेकिन जश्न थोड़ा पीछे की तरफ हट गया और बोला, क्या हुआ? इतनी जल्दी अपनी बातों से मुकर कर रही हो तुम? अभी तो कह रही थी तुम कि तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तुम्हारे चेहरे के लिए एक्सप्रेशंस चेंज कैसे हो गए? अति परेशान होते हुए बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बातों का वो मतलब भी नहीं था जो आप समझ रहे हैं। जश्न तुरंत बोला, तो फिर मैं तुम्हारी बातों का क्या मतलब समझूं बेबी डॉल? एक काम करते हैं, एक गेम खेलते हैं, उससे मुझे समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी बातों का मतलब क्या है। उसकी बात सुनकर अति हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जश्न उसे कौन सी गेम खेलने के लिए कह रहा है। शेखावत मेंशन अति हैरानी से जश्न की तरफ देख रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जश्न ऐसा भी कुछ कर सकता है। जश्न ने अपने सीने पर गन पॉइंट की हुई थी और अति डरते हुए उसकी तरफ देख रही थी। वो तुरंत बोली, प्लीज प्लीज जश्न जी, ऐसा मत कीजिएगा। जश्न तुरंत बोला, अब तुम मुझे क्यों रोक रही हो बेबी डॉल? तुम्हें तो मेरे जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता ना? अति गुस्से से चिल्लाई, आप पागल हो गए हैं क्या? अगर मैं आपसे नाराज हूं किसी बात को लेकर, मैं आपसे गुस्सा हूं, आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप खुद को खत्म कर लेंगे। जश्न मुस्कुराया और बोला, मैं तो ऐसा ही हूं बेबी डॉल, जब तुम मेरे साथ नहीं तो मैं जीकर भी क्या करूंगा, इसीलिए मेरा मरना तो फाइनल है। ये बोलकर उसने जैसे ही ट्रिगर पर उंगली रखी, अति की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, प्लीज स्टॉप इट जश्न जी, ऐसा मत कीजिएगा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मतलब तुम चाहती हो कि मैं खुद को कुछ ना करूं? अति ने शांत नजरों से उसकी तरफ देखा। उसकी सांसें इस वक्त बेहद गहरी चल रही थी। जश्न मुस्कुराया और बोला, ओके फाइन, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन फिर तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मुझे ये महसूस हो कि तुम मुझसे प्यार तो करती हो। बेशक तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर मेरे लिए प्यार तो है। अति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जश्न बेड पर पीछे की तरफ बैंड होते हुए बोला, ज्यादा कुछ नहीं करना है तुम्हें बेबी डॉल, बस मुझे थोड़ा सा प्यार करना है। उसकी बात सुनकर अति बस उसकी तरफ देखती रह गई। ऐसी सिचुएशन में जश्न उसके सामने ये डिमांड रख भी कैसे सकता है? वो गुस्से से बोली, मतलब ये सब कुछ आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हैं? मतलब आप अपनी डिजायर पूरी करने के लिए मुझे इस तरह से ब्लैकमेल भी कर सकते हैं? और कितना नीचे गिरेंगे आप जश्न जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस तरह की आदमी निकलेंगे। जश्न मुस्कुराया और बोला, मैं कैसा हूं और कैसा नहीं बेबी डॉल, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मुझे तुमसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। चाहूं तो एक पल में मैं तुम्हारा दिमाग उड़ाकर रख सकता हूं, लेकिन फिलहाल मुझे तुम्हारे साथ खेलने में थोड़ा मजा आ रहा है। आखिर में भी तो देखो ना कि मेरी बेबी डॉल का दिमाग कितना चलता है और कितना नहीं। उसकी बात सुनकर अति गुस्से से बोली, आपको जो करना है आप कर लीजिए, लेकिन मैं आपको कोई प्यार नहीं करने वाली, मुझे नफरत है आपसे। ये बोलकर वो जैसे ही उठने लगी, अगले ही पल उसने अपने कानों पर अपने हाथ रख लिए, क्योंकि वहां गोली चलने की जोर से आवाज आई थी। उसकी हार्ट बीट एक पल के लिए स्किप हो गई और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जश्न की तरफ देखने लगी। वो जश्न को सिर से लेकर पैरों तक अच्छे से देख रही थी और जानने की कोशिश कर रही थी कि कहीं जश्न को कुछ हुआ तो नहीं, उसने सच में खुद को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। लेकिन जश्न बिल्कुल सही सलामत था और साइड टेबल पर जो कांच का वास रखा हुआ था वो चकनाचूर हो चुका था। अति ने अब जाकर राहत की एक सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जश्न मुस्कुराया और बोला,
जैसे ये वास टूटा है ना बेबी डॉल, वैसे और भी बहुत कुछ खत्म कर सकता हूं मैं। आखिरी वार्निंग समझो या फिर चांस, बताओ जो मैं चाहता हूं वो करोगी या नहीं। उसकी बात पर अब अति कुछ बोल ही नहीं पाए। बेशक से जश्न के साथ उसका जो भी चल रहा है, लेकिन वो जश्न को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दे सकती थी, इसीलिए उसने अपनी आंखें बंद की और जश्न के बिल्कुल करीब हो गई। जश्न के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अति बिल्कुल उसके करीब थी और उसको जश्न की गर्दन पर हल्का हल्का किस कर रही थी। उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए उसकी हरकत भी ऐसी ही थी जैसे वो बेमन से ये सब कुछ कर रही हो। अचानक ही जश्न ने उसकी कमर पर अपना हाथ रख लिया। उसने अति को लगभग से अपने ऊपर बिठाया और बोला, थोड़ा पैशनेटली किस करो ना बेबी डॉल। उसकी बात सुनकर अति ने गुस्से से मुंह बनाया, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो थोड़ा पैशनेट होकर जश्न को किस करने लगी। जश्न अगले ही पल उसे रोकते हुए बोला, लगता है मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा बेबी डॉल। उसकी बात सुनकर अति, जो अभी उसकी तरफ देख ही रही थी, वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही जश्न ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और उसकी गर्दन पर झुककर उसे पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया। अति एकदम सुन्न रह गई। जश्न सच में बहुत ही ज्यादा शिद्दत से उसे किस कर रहा था। वो उसके होठों को और उसकी जीभ को पूरी तरह से अपनी गर्दन पर चलता हुआ महसूस कर रही थी। उसे किस करते हुए ही जश्न उसे पीछे की तरफ झुका रहा था। अति ने अपने हाथ उसके कंधे पर रखे हुए थे और वो उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जश्न उस पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और जैसे जैसे वो उसे लगातार किस कर रहा था, वैसे वैसे अति भी अपना होश खोती जा रही थी। पहले उसकी आंखों में बेहिसाब गुस्सा था, वो हद से ज्यादा सख्त हो रही थी, लेकिन अब वो ढीली पड़ने लगी थी, जिसकी वजह से जश्न ने उसे अब लगभग से बिस्तर पर पूरी तरह से लिटा दिया था और उसे अपनी गहरी नजरों से देखने लगा था। अति गहरी गहरी सांस लेते हुए उसे देख रही थी और अब जश्न ने उसकी नाजुक सी कलाइयों को कसकर अपने हाथों में जकड़ा और उन्हें बिस्तर पर ऊपर की तरफ लगा दिया। अति बस उसकी तरफ देखती रह गई और जश्न अब उसके होठों पर झुककर उसके होठों को बेतहाशा चूमने लगा। अति ने दर्द से एक हल्की सी सिसकारी भरी, क्योंकि जश्न अभी भी बहुत ज्यादा पैशनेट था। वो पूरी तरह से अति पर हावी हो चुका था और अति अब सांसों के लिए भी तड़पने लगी थी, लेकिन जश्न उसके होठों को छोड़ ही नहीं रहा था। अति उससे अपनी कलाइयां छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जश्न उसकी कलाइयां भी नहीं छोड़ रहा था। अति को समझ नहीं आ रहा था कि जश्न को अचानक से हुआ क्या है, क्योंकि जश्न बेशक से जितना मर्जी वाइल्ड होकर उससे प्यार करे, लेकिन वो कभी इतना भी ज्यादा वाइल्ड नहीं होता था कि अति इस तरह से तड़पने ही लग जाए। अचानक ही जश्न ने एक झटके से उसे छोड़ा तो अति गहरी गहरी सांसें लेने लगी। जश्न उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा था ना तुमसे बेबी डॉल की मेरी मर्जी के बिना तुम सांस भी नहीं ले सकती। उसकी बात सुनकर अति हैरान रह गई। वो तुरंत बोली, यूं मुझे ब्लैकमेल करके आपको लगता है कि आप मुझ पर कंट्रोल कर रहे हैं। जश्न ने एक बार फिर से तिरछा मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो तुम्हें सजा दे रहा हूं। अति हैरानी से बोली, सजा किस बात की? जश्न डेविल एक्सप्रेशंस के साथ बोला, कोई बात नहीं, अभी तुम्हें समझ में नहीं आया तो बहुत जल्दी समझ भी आ जाएगा। ये बोलकर अगले ही पल अब उसने अति के कपड़ों पर अपना हाथ रखा और उन्हें जोर से खींच दिया तो अति हैरान रह गई। वो टुकुर टुकुर जश्न की तरफ देख रही थी और जश्न अब पूरी तरह से उस पर हावी हो चुका था। वो उसके नाजुक से अंगों को किस करते हुए उसे हल्का हल्का दर्द महसूस करवा रहा था, जिस पर अति की सिसकियां निकल रही थी। उसके पैर बिस्तर पर बार बार ऊपर नीचे की तरफ हो रहे थे और वो दर्द में तड़पने लगी थी, क्योंकि अब भी जश्न बहुत ज्यादा वाइल्ड था। अति ने कभी नहीं सोचा था कि उसके और जश्न के बीच इस तरह की भी कोई इंटीमेसी होगी, लेकिन फिलहाल तो जश्न जैसे पूरी तरह से बेदर्द बन चुका था। वो अति को हद से ज्यादा पेन दे रहा था, जिसकी वजह से अति की आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन किसी तरह वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ जश्न के लिए, ताकि वो खुद को नुकसान न पहुंचाए और जश्न ही उसे तकलीफ देने से पीछे नहीं हट रहा था। लेकिन अचानक ही अब जश्न ने उसे छोड़ दिया और उसके सीने की तरफ देखने लगा, जहां पर गहरे लाल और नीले निशान दिखाई दे रहे थे। अति दर्द से तड़पते हुए बोली, बेशक से मैंने कुछ भी किया हो, लेकिन क्या सच में मैं ये सजा डिजर्व करती हूँ जश्न जी? जश्न मुस्कुराया और बोला, जब मेरे दिल में जल रही आग महसूस करोगी ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये सजा तो कुछ भी नहीं है। जो दर्द तुम देने पर तुली हो, उसके सामने तो ये छोटे मोटे जख्म कुछ भी नहीं। ये बोलकर जश्न बिस्तर से उठ गया। अति हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा थी आखिर उसने ऐसा किया क्या है, लेकिन तभी उसका दिमाग ठनका। अगले ही पल वो बिस्तर से उठी और उसकी तरफ देखते हुए बोली,
क्या आप ये सजा मुझे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैंने सिद्धार्थ को अपना दोस्त बनाया? जश्न जो बालकनी की तरफ बढ़ रहा था, उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने होठों में सिगरेट दबाई हुई थी और वो पलटकर अब अति की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट देखकर ही अति समझ चुकी थी कि जश्न ने उसे उसी चीज की सजा दी है। अगले ही पल उसने गुस्से से अपने जबड़े कस लिए और बोली, इस बात की उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। जश्न मुस्कुराया और बोला, हर बार तुम्हारी उम्मीद पर खरा उतरूं, जरूरी तो नहीं बेबी डॉल। जाओ जाकर गर्म पानी से शावर ले लो, तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। अति गुस्से से बोली, मेरी फिक्र करने की जरूरत आपको नहीं है और रही बात मुझे पनिशमेंट देने की, तो अब तक तो मेरे लिए सिद्धार्थ मेरा दोस्त नहीं था। बस मैं आज उसके साथ पुलिस स्टेशन गई थी, लेकिन अब मैं उससे दोस्ती भी करूंगी और उसके साथ टाइम भी स्पेंड करूंगी। जश्न मुस्कुराया और बोला, तो फिर सजा के लिए भी तैयार रहना। अति गुस्से से बोली, आपका जो मन करे आप वो करिएगा। अगर आप पीछे नहीं हटेंगे ना जश्न जी, तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। अगर आप अपनी जिद के पक्के हैं तो मैं भी बहुत जिद्दी हूं। जश्न अब उसे डेविल नजरों से देखते हुए बोला, मुझे चैलेंज कर रही हो जश्न सिंह शेखावत को? अति गुस्से से बोली, तो मैं भी अति जश्न सिंह शेखावत हूं। जश्न जी, ये बात आप भूलिएगा मत। ये बोलकर वो क्लोजेट की तरफ आई और अगले ही पल अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। जश्न के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट तैर गई। कुछ देर बाद अति वॉशरूम से बाहर निकली तो उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई। फिलहाल उसे जश्न कहीं नजर नहीं आया। वो एक गहरी सांस लेकर आईने के सामने गई और बालों का जुड़ा बनाकर रूम से बाहर निकली। उसे भूख लगी थी और उसे अपना डिनर करना था। वो सीधा डाइनिंग टेबल पर आए और आकर टेबल पर बैठकर सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज घर में जो भी अवेलेबल है आप मुझे लाकर दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। वो सर्वेंट जल्दी से बोली, अगर आप 10-15 मिनट रुक जाए तो डिनर पूरा रेडी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अति बोली, मैंने कहा ना, इस वक्त जो बना हुआ है आप मुझे लाकर दे दीजिए। उस सर्वेंट ने उसकी बात सुनी और जो जो चीजें रेडी हो चुकी थी वो अति के सामने लाकर रख दी। अति ने ना ही जश्न का इंतजार किया और ना ही किसी और का। उसे यूं डिनर करते हुए देख सब लोग हैरान थे, क्योंकि उन्हें भी डिनर तभी मिलने वाला था जब जश्न और अति दोनों डाइनिंग टेबल पर हो, लेकिन यहाँ तो अति आराम से अपना खाना खाए जा रही थी बिना जश्न का इंतजार किए। दामिनी जी डाइनिंग टेबल पर बैठी और सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, मेरा खाना भी लगा दो। वो सर्वेंट तुरंत बोली, लेकिन मुझे ऑर्डर्स नहीं है आपको खाना परोसने के, जब तक खुद मालिक यहाँ पर ना हो। दामिनी जी गुस्से से कुछ बोलने लगी, लेकिन उससे पहले अति बोली, जाओ जाकर उनके लिए खाना लेकर आओ। वो सर्वेंट अति की बात मानकर अंदर चली गई। वहीं दामिनी जी हैरानी से अति की तरफ देखने लगी कि वो उन पर इतनी मेहरबान कब से होने लगी। वहीं दामिनी जी को खाना सर्व होते देख अंशुल और अंशिका भी जल्दी से आकर वहां बैठ गए थे। अति ने एक नज़र उन तीनों की तरफ देखा और बोली, जब मैं उस गुनाहकर को अपने सामने बर्दाश्त कर रही हूँ जिसने मुझे मेरा सब कुछ छीन लिया, तो आप लोग तो चीज ही क्या है? आप लोगों के गुनाह तो इतने बड़े हैं भी नहीं। ये बोलकर उसने अपना खाना जारी रखा और कुछ ही देर में अपना खाना फिनिश करके वहां से चली गई। लेकिन उसके कहने पर अब बाकी सब लोगों को तो खाना परोस ही दिया गया था, जो वो अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, लेकिन सबके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस भी थे कि आखिर अति कौन से गुनाह की बात कर रही थी। अति खाना खाकर अपने रूम में आई और आकर चुपचाप सो गई। उसे अब इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि जश्न कहाँ है और कहाँ नहीं। वही जश्न उसके आसपास नहीं था, लेकिन उसकी अति की हर एक हरकत पर अच्छी खासी नजर थी। अति के सोने के तकरीबन आधे घंटे बाद रूम का दरवाजा खुला और जश्न अंदर की तरफ आया। अंदर आते ही वो सीधा बेड पर आया। इस वक्त उसकी आंखों में गहरी लाली छाई हुई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसने ड्रिंक की हुई है। वो ज्यादातर ड्रिंक करता नहीं था, करता भी था तो पता भी नहीं चलता था, लेकिन आज साफ पता चल रहा था कि वो नशे में है। वो अति के पास आया और उसे देखते हुए बोला, तुम जानते हो बेबी डॉल, इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मुझे तकलीफ दे सकता है, सिर्फ तुम्हारे अलावा, और आज तुम्हें किसी और के साथ देखकर मुझे कितनी तकलीफ हुई है तुम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। अब तकलीफ हुई है तो उस तकलीफ के असर तो दिखेंगे ना। अब जो होगा वो मुझे भी नहीं पता क्या होगा, लेकिन तुम्हारी इस गलती पर तुम सच बहुत पछताओगी। ये बोलते हुए वो अति के बिल्कुल करीब होकर उस पर झुक रहा था और झुकते झुकते ही उसकी आंखें बंद हो रही थी। शेखावत मैंशन सुबह के तकरीबन 8 बजे अति आईने के सामने खड़ी थी और जश्न चेंजिंग रूम में था।
अभी अभी वो शावर लेकर वॉशरूम से बाहर निकला था। अति उसे देखकर हैरान थी क्योंकि अब तक तो जश्न बार बार उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। जब अति उसे दूर जाती तो वो जबरदस्ती उसके करीब आता। कल रात भी उसने ऐसा ही कुछ किया था। खुद को गोली मारने की धमकी देकर वो अति के करीब आया था। हालांकि उन दोनों के बीच इंटीमेसी नहीं हुई थी, लेकिन जश्न ने उसे दर्द बहुत दिया था। उसने उसके सीने पर कुछ इस तरह से किस किया था कि अति पूरी तरह दर्द से तड़प उठी थी। जश्न पहली बार अति के साथ इतना बेरहम हुआ था, वरना बेशक से उन दोनों के बीच कितनी ही बार इंटीमेसी क्यों ना हो, अति को ऐसा दर्द महसूस नहीं होता था। और अब सुबह से न जाने जश्न को क्या हुआ था कि वो अति की तरफ देख भी नहीं रहा था। अति हैरान थी जश्न के इस बिहेवियर पर, लेकिन अभी तक उसने जश्न से कुछ कहा नहीं। वही तकरीबन 10 मिनट बाद अब जश्न पूरी तरह से ऑफिस के लिए रेडी हो चुका था और अब वो अपने रूम से बाहर चला गया। अति जो बेड पर बैठी थी ये सोचते हुए कि वो दोनों रूम से साथ बाहर निकलेंगे, क्योंकि अकेले बाहर जाना तो पॉसिबल ही नहीं था। जश्न ने दरवाजे पर लॉक लगा रखा था। अब उसे अकेले जाते हुए देख वो हैरान रह गई। वो जब तक उसके पीछे पीछे रूम से बाहर निकलती तब तक तो जश्न सीढ़ियां उतरकर बाहर की तरफ जा भी चुका था, वो भी बिना ब्रेकफास्ट किए। अति की हैरानी अब और भी ज्यादा बढ़ गई। ज्यादा कुछ ना सोचते हुए वो नीचे आई। एक नज़र उसने डाइनिंग टेबल पर देखा, लेकिन फिर उसका भी कुछ खाने का मन नहीं किया और वो बाहर की तरफ आ गई। उसकी नज़र जश्न की गाड़ी पर गई जो मेंशन से बाहर जा रही थी। वो भी आकर एक गाड़ी में बैठी और उसने ड्राइवर को कॉलेज चलने के लिए कहा। वो गाड़ी में बैठकर खुद से ही बोली, अगर आपको लगता है कि आपकी इन हरकतों से मैं आपके करीब आऊंगी तो भूल जाइए जश्न जी। नाराज मैं आपसे हूं क्योंकि आपने वो गुनाह किया है जिसके लिए मैं आपको माफ नहीं कर सकती। बेशक से प्यार करती हूं आपसे और आपको कोई तकलीफ होते हुए नहीं देख सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगे और मैं बर्दाश्त करूंगी। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली। तकरीबन 15-20 मिनट बाद उसकी गाड़ी कॉलेज के पार्किंग एरिया में पहुंची और अति गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर की तरफ आई। अंदर आते ही उसकी नज़र रिया पर गई जो सिद्धार्थ के साथ खड़ी थी। सिद्धार्थ को देखकर उसे जश्न की बातें याद आने लगी। कल रात उसने जो उसे दर्द से तड़पाया था वो इसीलिए क्योंकि उसने सिद्धार्थ से दोस्ती की थी, लेकिन अति उसके सजा के बाद भी मानने वाली नहीं थी। उसने सोच लिया था कि जब तक जश्न को अपनी गलती रियलाइज नहीं होती वो ऐसी हरकतें करेगी जो जश्न को परेशान करे। वो इतनी आसानी से उसे अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता। वो आगे की तरफ आई और रिया और सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोली, हेलो। सिद्धार्थ मुस्कुराया और बोला, हम दोनों तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। वो कल थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया था तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी कि तुम ठीक तो हो ना। अति ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे भी तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। अति उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेक्चर के लिए चलें, हमें देरी हो रही होगी। सिद्धार्थ की क्लास तो लगी नहीं तो उसके लेक्चरर्स तो अभी शुरू नहीं हुए होंगे। उसकी बात सुनकर रिया ने सिद्धार्थ की तरफ देखा। वो तुरंत बोला, हाँ मेरे लेक्चरर्स अभी शुरू नहीं हुए हैं। वेल, तुम दोनों की क्लास शुरू हो गई होगी तो तुम दोनों जाओ, और रिया अगर हो सके तो प्लीज आना जरूर, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। उसकी बात सुनकर अति को थोड़ी हैरानी हुई। उसे नहीं पता था कि रिया को सिद्धार्थ कहाँ बुला रहा है। वही रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई थी। सिद्धार्थ वहां से चला गया, लेकिन जाते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उसके जाने के बाद अति ने सवालिया नजरों से रिया को देखा और बोली, ये सिद्धार्थ किस बारे में बात कर रहा था? वो तुम्हें कहाँ बुला रहा है? रिया ने अति का हाथ पकड़ा और बोली, सिद्धार्थ मुझे प्रपोज करना चाहता है। अति हैरानी से बोली, वॉट? सिद्धार्थ तुम्हें प्रपोज करना चाहता है? लेकिन ये सब कब हुआ? मैंने तो तुम दोनों को कभी इस तरह से क्लोज नहीं देखा जिससे लगे कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। बल्कि तुम तो उससे डरती हो क्योंकि उसने पहले तुम्हें परेशान किया था। रिया उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोली, वो तो पहले की बात है ना अति, अब तो सिद्धार्थ सुधर गया है। अब वो ऐसी कोई हरकत नहीं करता जिससे लड़कियों को तकलीफ हो। अति तुरंत बोली, लेकिन तुम इतनी जल्दी उस पर ट्रस्ट कैसे कर सकती हो? रिया भी झट से बोली, इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं किया, सोच समझ कर ही किया है। अति भी जल्दी से बोली, बट मुझे नहीं लगता तुम्हें इतनी जल्दी उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। बेशक से वो ढंग से बात कर रहा है, थोड़ा सुधर गया है, लेकिन फिर भी ये बहुत जल्दी है। रिया उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए बोली, प्लीज ऐसा मत कहो ना, मुझे सच में सिद्धार्थ बहुत पसंद है और मैं उसके बारे में कुछ ऐसा वैसा नहीं सुनना चाहती हूँ। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो अति।
आई नो तुम मेरा अच्छा चाहती हो, लेकिन मेरी भी तो बात समझने की कोशिश करो ना। वो मुझे पहले से पसंद था, पर वो थोड़ा अजीब था, इसीलिए मैंने अपनी फीलिंग्स को बढ़ावा नहीं दिया। पर अब मैं सच में उससे प्यार करने लगी हूँ। उसकी बातें सुनकर अब अति और भी ज्यादा चौंक गई थी। वो जानती थी कि रिया बहुत मासूम है और सिद्धार्थ थोड़ा शातिर टाइप है। हो सकता है वो सच में सुधर गया हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि वो सिर्फ सुधरने का ड्रामा कर रहा हो। जश्न के साथ रहकर उसने और कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, लेकिन लोगों को थोड़ा बहुत परखना और लोगों को थोड़ा बहुत पहचानना तो उसने सीख ही लिया था। वो रिया की तरफ देखते हुए बोली, ओके फाइन, अगर तुम सिद्धार्थ पर इतना यकीन कर रही हो तो ठीक है, लेकिन उसने तुम्हें जहां भी बुलाया है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। रिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आती तुरंत बोली, क्या हुआ, इतनी हैरान क्यों हो रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती? रिया जल्दी से बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ये सोच रही थी कि कहीं तुम्हारे जश्न जी तुमसे नाराज ना हो जाए। अति एक गहरी सांस लेकर बोली, तुम उनकी फिक्र मत करो, उनकी टेंशन तुम बस मुझ पर छोड़ दो। मैं खुद देख लूंगी मुझे क्या करना और क्या नहीं, पर फिलहाल आज मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पहले मुझे ये बताओ कि सिद्धार्थ ने तुम्हें बुलाया कहाँ है? रिया मुस्कुराते हुए बोली, होटल ताज। अति का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो लगभग से चिल्लाते हुए बोली, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम यूं ही किसी लड़के से मिलने के लिए ऐसे होटल में चली जाओगी? तुम जानती भी हो ये कितना डेंजरस हो सकता है। अगर वहां जाकर तुम्हें पता चले कि उसके इंटेंशंस वैसे नहीं है जैसे तुम समझ रही हो, तो तुम सोच भी सकती हो वो तुम्हें अकेले पाकर तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकता है। रिया झट से बोली, तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो अति? मैं जानती हूँ सिद्धार्थ ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है, उसके बाद तुम उस पर इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं कर सकती, लेकिन आज तुम मेरे साथ होटल चल रही हो ना, तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि अब सिद्धार्थ में कितना चेंज आ चुका है। अब वो सच में एक बहुत अच्छा इंसान बन गया है। तुम्हें जब खुद ब खुद उस पर यकीन होगा ना, तब तुम मुझे बताना कि मेरा डिसीजन सही है या नहीं, पर प्लीज तब तक तुम उसके बारे में कोई जजमेंट पास मत करो। उसकी बातें सुनकर अति हैरान थी, लेकिन वो जानती थी कि प्यार में इंसान बेवकूफ बन ही जाता है, बेशक से फिर वो कितना ही दिमाग वाला क्यों ना हो। जश्न ने भी तो उसे पागल बनाया ही है। वो इतने दिनों तक अपने ही भाई के मर्डर के साथ रह रही थी और उसके साथ रहते हुए ही वो उसके बारे में पता लगाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन आखिर में उसे जो पता चला, उसके बाद वो बस खुद पर हंसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकी। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ है। वही रिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब हम क्लास लेने चलें, उसके बाद हमें दिन में होटल चलना होगा ना। अति ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर रिया के साथ क्लासेस की तरफ बढ़ गई। वहीं सिद्धार्थ जो काफी दूरी पर खड़ा था, वो उनकी बातें तो बेशक से नहीं सुन रहा था, लेकिन उसकी नजरें उन दोनों पर ही थी और कहीं ना कहीं उसे इस बात का अनुमान हो गया था कि जरूर रिया ने अति को अपने साथ होटल आने के लिए मना लिया है। यही तो वो चाहता था और उसे पूरा यकीन था कि जिस तरह से उसके ये इरादे पूरे हुए हैं, आगे वाले इरादे भी जरूर पूरे होंगे। वहीं दूसरी तरफ विक्रम एक बेड पर लेटा हुआ था और विशाल उसकी तरफ देख रहा था। अब विक्रम की हालत में काफी सुधार था, लेकिन इतना भी नहीं कि वो जश्न से पंगा ले सके, लेकिन वो रुकने वालों में से कहा था। वो बिस्तर पर उठकर बैठा और विशाल की तरफ देखते हुए बोला, तुमने पता लगाया आजकल उस जश्न सिंह शेखावत की जिंदगी में हो क्या रहा है? विशाल गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, उसका तो पता नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में जरूर पता है कि तुम्हारी लगभग से सारी हड्डियां टूटी हुई है, इसलिए बेहतर होगा कुछ दिन तुम यूं ही आराम करो। अभी फिलहाल उस जश्न से पंगा लेना ठीक नहीं। विक्रम गुस्से से बोला, लेकिन अब मैं खुद को रोक नहीं सकता। विशाल तुरंत बोला, तो जाओ फिर जाकर पंगा लो उससे, उसके सामने जाकर खड़े हो जाओ और इस बार वो सिर्फ तुम्हारी हड्डियां नहीं तोड़ेगा, तुम्हें पूरा खत्म कर देगा। फिर ये जो तुम्हारे अंदर उबल रहा है ना, वो एकदम ठंडा पड़ जाएगा। उसकी बात सुनकर विक्रम गुस्से से कांपने लगा। विशाल अपने हाथ में हल्दी वाला दूध लेकर उसकी तरफ आया और बोला, लो पियो इसे। विक्रम ने अब उसे और भी ज्यादा गुस्से से देखा। विशाल तुरंत बोला, पिलाने को तो मैं तुम्हें शराब की बोतल भी पिला सकता हूँ, लेकिन फिलहाल तुम्हारे लिए यही जरूरी है। कुछ दिन अपने आप को तैयार करो और फिर जाकर उस जश्न सिंह शेखावत से पंगा लो, क्योंकि अब तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तुम किसी और से ये काम करवा सको, सब कुछ उस जश्न ने बर्बाद कर दिया है। विक्रम हैरानी से बोला, क्या? विशाल एक गहरी सांस लेकर बोला, दुबई में तुम्हारा जितना भी बिजनेस था, वो सब कुछ जश्न ने अपने बिजनेस के अंडर कर लिया है। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय कंगाली के।
ये तो शुक्र मनाओ कि मैंने 2-4 पैसे ये चोरी चकारी के काम से इकट्ठे कर रखे हैं, वरना ये जो दूध में तुम्हें पिला रहा हूं ना, ये भी तुम्हें नसीब नहीं होता। उसकी बात सुनते हुए विक्रम ने गुस्से से जबड़े कस लिए। अब उसे जश्न पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब कॉलेज में लगभग 3-4 बज चुके थे। अति और रिया का सिर्फ एक ही लेक्चर रह गया था, लेकिन वो दोनों उस लेक्चर को बंद करने वाले थे क्योंकि रिया को सिद्धार्थ से मिलने होटल ताज जाना था और अति उसके साथ जा रही थी। लेकिन फिलहाल अति के दिमाग में जश्न के ख्याल चल रहे थे। वो बस यही सोच रही थी कि आज सुबह जश्न ने एक नज़र उसकी तरफ देखा भी नहीं था, तो क्या वो उस पर नज़र रख भी रहा होगा या नहीं। पहले तो उसे हमेशा अपने आसपास ऐसे एहसास होते रहते थे कि कोई है जो उस पर नज़र रख रहा है, लेकिन आज जब से वो कॉलेज आई थी तब से उसे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि वो किसी की नज़रों में है। तो क्या सच में जश्न ने उस पर नज़र रखना बंद कर दिया था? रिया उससे बातें करते हुए आगे चल रही थी, लेकिन जब उसने अति का कोई जवाब नहीं सुना तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे हिलाते हुए बोली, तू कहाँ गुम है? मैं कब से तुझसे बात कर रही हूँ और तू है कि मुझे कोई जवाब ही नहीं दे रही। अति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, वो मैं, खैर छोड़ो, ये बताओ तुम मुझसे क्या कह रही थी? रिया मुस्कुराते हुए बोली, क्या मुझे सिद्धार्थ के लिए कोई गिफ्ट लेकर जाना चाहिए? अति ने अपना माथा पीट लिया और बोली, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले जाकर उससे मिलो और चेक करो कि वो सच में सुधरा भी है या नहीं, उसके बाद ये गिफ्ट वगैरह सोचना। चलो, वरना बाद में हमें देरी हो जाएगी। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ निकली। वो बाहर आए तो देखा अभी तक उसके लिए कोई गाड़ी नहीं आई थी। शायद अभी कॉलेज का टाइम खत्म नहीं हुआ था, इसीलिए वो अब रिया को लेकर बाहर निकली और ऑटो में बैठकर होटल ताज के लिए निकल गई। वहीं उसके ऑटो में बैठते ही कुछ ही दूरी पर खड़े केशव ने तुरंत लीलाबाई को फोन कर दिया था। वो आज भी अति पर नजर रख रहा था और जैसे ही लीलाबाई ने सुना कि अति आज अकेली है, उसके साथ सिर्फ एक लड़की है, तो वो हंसने लगी। केशव फोन पर बोला, बताइए लीलाबाई, क्या करना है? लीलाबाई हंसी और बोली, एक के साथ एक फ्री मिल रही है तो सोचना क्या, उठाकर ले आओ दोनों को। उसकी बात पर केशव मुस्कुराया और बोला, ठीक है, आज तो वैसे भी ये काम बहुत आसान है क्योंकि जश्न के गार्ड्स या फिर उसके आदमी मुझे दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे। लीलाबाई हंसते हुए बोली, लगता है वो जश्न सिंह शेखावत भी अपनी इस बेबी डॉल से बोर हो गया, पर कोई बात नहीं, हमारे ग्राहकों के लिए ये अभी भी कड़क माल है। जल्दी से इन दोनों को कोठे पर लेकर आओ, इन दोनों का इंतजार मुझे बेसब्री से है। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और केशव तुरंत अति और रिया को फॉलो करने लगा। केशव अति और रिया दोनों को फॉलो कर रहा था। अति और रिया दोनों सिद्धार्थ से मिलने के लिए ताज होटल जा रहे थे। सिद्धार्थ रिया से मिलना चाहता था और अति को सिद्धार्थ पर यकीन नहीं था। उसे उस पर शक था, इसलिए वो भी रिया के साथ जा रही थी ताकि वो रिया को सिद्धार्थ से प्रोटेक्ट कर सके। कॉलेज से निकलने के तकरीबन आधे घंटे बाद उनका ऑटो होटल ताज के बाहर पहुंचा और वो दोनों ऑटो से बाहर निकलकर अंदर होटल की तरफ आई। अति तो फिर भी थोड़ा नॉर्मल थी, लेकिन रिया का दिल अब जोरों से धक धक कर रहा था क्योंकि वो कभी इतने बड़े होटल में आई नहीं थी और ना ही वो इस तरह से कभी किसी लड़के से मिली थी। अब उसे खुद को डर लग रहा था, लेकिन वो अति से कुछ कह नहीं पा रही थी क्योंकि मुश्किल से वो अति को मनाकर यहाँ पर लेकर आई थी। अगर वो डर लग रहा है ये बोलकर उसे यहाँ से चलने के लिए कहती तो पता नहीं आगे चलकर अति कभी यहाँ आने के लिए मानती या नहीं। अगर वो सिद्धार्थ से प्यार करती थी तो वो कहीं ना कहीं अति से भी बहुत ज्यादा अटैच्ड थी। वो अति को खोना नहीं चाहती थी। अति ने रिसेप्शन पर आकर सिद्धार्थ के बारे में पूछा। सिद्धार्थ ने उन्हें रूम में बुलाया था। अति को अगर पहले पता होता कि सिद्धार्थ उन्हें रूम में बुला रहा है तो वो शायद यहाँ पर आती ही नहीं, लेकिन अब ये बात भी उसे ऑटो में पता चली थी तो वो कुछ कर नहीं सकती थी। उसने रिया की तरफ देखा। रिया उसके पास आई और बोली, मेरा दिल कहता है कि सिद्धार्थ ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा जैसा तुम सोच रही हो। मेरी मम्मा कहती थी कि जब कभी भी हम परेशान हो तो हमें अपने दिल पर अपना हाथ रखना चाहिए, और मेरा दिल यही कह रहा है कि सिद्धार्थ अब बिल्कुल बदल गया है। उसकी बात सुनकर अति ने कुछ नहीं कहा, बस रिया का हाथ पकड़कर लिफ्ट की तरफ बढ़ गई, लेकिन आगे चलकर उसने रिया का हाथ छोड़ दिया और खुद रुक गई। उसने अपने सीने पर अपना हाथ रख दिया, जैसे वो अपने दिल की बातों को महसूस करना चाहती हो। लेकिन जैसे ही उसने अपने दिल पर अपना हाथ रखा, उसे एक अजीब सी फीलिंग आने लगी, जैसे जो कुछ भी होगा वो गलत ही होगा। उसे बेचैनी सी महसूस होने लगी। अगले ही पल वो खुद से बोली, पता नहीं जश्न जी की नजरें मुझ पर होगी भी या नहीं।
उन्होंने अजय भाई के साथ जो कुछ भी किया वो किया, लेकिन इतना तो मैं जानती हूँ कि वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते, तो क्या वो मुझ पर नजर रख रहे होंगे? अगर सिद्धार्थ ने ऐसा वैसा कुछ किया तो, और अगर मैं सिद्धार्थ से मिलने आई हूँ इस बात पर जश्न जी ने मुझे फिर से पनिशमेंट दी तो, मेरे उसके साथ पुलिस स्टेशन जाने पर उन्होंने मुझे इतनी अजीब पनिशमेंट दी थी, अब तो न जाने मेरा क्या हाल करेंगे। ये बोलते हुए अति के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वही रिया जो लिफ्ट की तरफ पहुंच चुकी थी, अब उसने अति की तरफ देखते हुए उसे आवाज लगाए, जल्दी आना अति। उसकी आवाज सुनकर अति तुरंत उसकी तरफ आए। वो दोनों लिफ्ट में इंटर हुई और वही केशव जो उन दोनों का पीछा कर रहा था वो भी वहां तक पहुंच चुका था और उसने अपने आदमियों को भी वहां बुला लिया था। होटल ताज में आए दिन उनके कोठे से किसी न किसी लड़की की बुकिंग होती रहती थी, तो उन्हें यहां आने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ना ही यहां से अति और रिया को लेकर जाने में उन्हें कोई प्रॉब्लम आने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ रूम नंबर 501 में रिया का इंतजार कर रहा था, लेकिन रिया का नहीं बल्कि असल में तो उसे अति का इंतजार था। तभी रूम का दरवाजा नॉक हुआ और उसने झट से दरवाजा खोला। सामने ही अति और रिया दोनों खड़ी थी। उन्हें देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं कब से तुम दोनों का इंतजार कर रहा था। ये बोलते हुए उसकी नजर रिया से ज्यादा अति पर थी। अति थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गई। सिद्धार्थ तुरंत बोला, आओ आओ अंदर आओ ना। उसकी बात सुनकर रिया ने अति का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ गई। अति ने एक नजर पूरे रूम की तरफ घुमाई और फिर सिद्धार्थ की तरफ देखने लगी, जैसे वो उसके एक्सप्रेशन नोटिस कर रही हो। सिद्धार्थ मुस्कुराया और उन्हें लेकर सोफे की तरफ बढ़ते हुए बोला, आओ बैठो। एक्चुअली में मैं तुम दोनों को रेस्टोरेंट में भी बुला सकता था, लेकिन तुम तो जानती हो ना अति, मेरे डैड पॉलिटिशियन है और अगर कोई मुझे तुम दोनों के साथ देखता तो बात न्यूज़पेपर तक जा सकती थी और मैं नहीं चाहता कि अभी फिलहाल ऐसा कुछ हो जिससे रिया ये सब चीजें हैंडल नहीं कर पाए। वो तुम्हारी तरह ब्रेव नहीं है और ना ही तुम्हारी तरह स्ट्रांग, और उसके घर वाले भी इतने फ्रैंक नहीं है, तो मैं चाहता हूँ पहले हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ ले, जान ले, उसके बाद ही हम पब्लिकली अपना रिश्ता अनाउंस करें। उसकी बात पर अति मुस्कुराई क्योंकि उसकी ये बात सुनकर अब उसे थोड़ा बहुत सिद्धार्थ पर यकीन होने लगा था। वही सिद्धार्थ के चेहरे पर बेशक से कुछ खास एक्सप्रेस नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक साफ नजर आ रही थी जो साफ बता रही थी कि वो सिर्फ और सिर्फ अति को बोतल में उतार रहा है। अभी 5 मिनट ही बीते थे कि रूम का दरवाजा नॉक हुआ। अति का दिल जोरों से धक धक करने लगा, ये सोचकर कि कहीं दरवाजे पर जश्न तो नहीं है। पता चले जश्न आया और यहीं पर शुरू हो गया, सिद्धार्थ का मुंह तोड़कर वो उसे भी यहाँ पर पनिशमेंट देना शुरू कर दे। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी। वहीं सिद्धार्थ मुस्कुराया और बोला, फिक्र मत करो, वाटर होगा। एक्चुअली मैंने हम लोगों के लिए स्नैक्स और ड्रिंक वगैरह ऑर्डर की थी, मैं देखता हूँ। ये बोलकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा खोला तो एक वेटर अंदर आया और उसके हाथों में खाने की ट्रॉली थी। उसने वो सारी ट्रॉली टेबल पर सजा दी जिसमें अलग अलग स्नैक्स और ड्रिंक वगैरह थी। अति मुस्कुराई, अगर सिर्फ एक दो ड्रिंक होती तो वो सिद्धार्थ पर शक कर सकती थी, लेकिन वहां पर इतना सब कुछ था तो अब उसे शक करने लायक कुछ लगा ही नहीं। लेकिन फिर भी उसने सोच लिया था कि वो ज्यादा कुछ ना ही खाएगी और ना ही ज्यादा पिएगी। वहीं दूसरी तरफ केशव रूम के बाहर ही घूम रहा था और जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर एक लड़का दो लड़कियों के साथ अंदर कर क्या रहा होगा। उसके दिमाग में कुछ उल्टे ही ख्याल चल रहे थे। तभी उसकी नजर उस वेटर पर गई जो अभी अभी अंदर खाना सर्व करके आया था। वो जल्दी से उसके पास आया और अगले ही पल उसने 2 नोट उसकी तरफ बढ़ाए तो उस वेटर ने उल्टी करना शुरू कर दिया। वैसे भी अभी अभी उसने सिद्धार्थ का काम किया था। अंदर जो 3 ड्रिंक सर्व की गई थी उसमें एक में ड्रग्स थे जो रिया को दिए जाने वाले थे ताकि रिया बेहोश हो जाए और उसके बाद सिद्धार्थ अति के साथ वो सब कर सके जो वो करना चाहता है। हालांकि वो अति को भी ड्रग्स दे सकता था, लेकिन वो अति को होश में रखना चाहता था ताकि उसका गुरूर तोड़ सके। केशव को जब उस वेटर से सिद्धार्थ का प्लान पता चला तो उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। अगले ही पल वो उस वेटर की तरफ देखते हुए बोला, अब तुमने उस लड़के का काम तो कर दिया, लेकिन तुम्हें मेरा काम करना है। वो वेटर उसे सवालिया नजरों से देखने लगा और अगले ही पल केशव के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट तैर गई। अब उसने अपनी जेब से 4-5 नोट निकाले और उस वेटर को थमा दिए तो वो वेटर भी मुस्कुराने लगा। वहीं दूसरी तरफ रिया के हाथों में जूस का गिलास था और अति बस मुस्कुराते हुए कभी रिया तो कभी सिद्धार्थ को देख रही थी। रिया सिद्धार्थ से बातें करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिद्धार्थ अपने फोन पर ही बिजी था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रिया से क्या ही बातें करे। उसे तो रिया में इंटरेस्ट ही नहीं था।
वही अति बालकनी के पास खड़ी सोच रही थी कि वो अपने फोन से जश्न को एक मैसेज कर दे, क्योंकि अगर जश्न ने उस पर नजर रखी होती तो अब तक तो वो यहाँ पर आ चुका होता। वो यहाँ नहीं आया, इसका मतलब साफ था कि शायद वो अति पर नजर रख ही नहीं रहा। आज वैसे भी सुबह जिस तरह उसने उसे नजरअंदाज किया था, अति को उम्मीद भी नहीं थी कि जश्न के आदमी उसके आसपास होंगे। जैसे ही उसने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और जश्न को मैसेज करने लगी, अचानक से ही उसके पेट पर उसे किसी का हाथ महसूस हुआ। उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा, जहां सिद्धार्थ चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था। अगले ही पल उसकी नजर रिया पर गई, जो सोफे पर बेहोश पड़ी थी। वो एकदम दंग रह गई और गुस्से से बोली, ये सब क्या है? तुमने रिया के साथ क्या किया? रिया की आंखें बंद क्यों है? वो ठीक तो है ना? ये बोलते हुए वो जैसे ही उसकी तरफ बढ़ने लगी, सिद्धार्थ ने उसकी कलाई पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया और अगले ही पल उसके हाथों से फोन लेकर स्विच ऑफ कर दिया। वो उसकी तरफ देखती ही रह गई। सिद्धार्थ चेहरे पर डेविल स्माइल लिए बोला, रिया तो बिल्कुल ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं किया उसके साथ, सिर्फ उसे बेहोश किया है, वो भी थोड़ी देर के लिए, ताकि हम दोनों अच्छे से एंजॉय कर सके। अब हम दोनों एंजॉय करें और वो हमें देखें। ये भी तो अच्छा नहीं लगता ना बेबी? उसकी बात सुनकर अति गुस्से से दांत पीसने लगी। वो गुस्से से बोली, मुझे पहले ही पता था कि तुम कभी बदल ही नहीं सकते। तुमने ये सब ड्रामा किया सिर्फ हमें यहाँ पर बुलाने के लिए। कितने घटिया इंसान हो तुम सिद्धार्थ। उस दिन जश्न जी ने तुम्हारा गाल लाल किया था, तुम्हारे घर पर आकर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई थी, लेकिन तुम तो उस औकात से भी नीचे गिर गए। सिद्धार्थ तिरछा मुस्कुराया और बोला, इतना तड़प क्यों रही हो बेबी? अभी से इतना गुस्सा कर रही हो? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना तो बाकी है। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हारे करीब आया हूँ, तुम्हें टच कर रहा हूँ, अभी तो मेरा तुम्हारे अंदर समाना बाकी है। ये बोलते हुए जैसे ही उसने अति की कमर पर दोबारा टच किया, अति ने जोर से उसे धक्का दिया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, खबरदार, अगर मेरे करीब भी आए तो उस दिन तुम्हारी हालत जो जश्न जी ने की थी ना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरे करीब आए, और जो करने की तुम सोच रहे हो ना, उसके बाद वो तुम्हारा हाल क्या करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। तुम और तुम्हारा पूरा खानदान कभी नहीं भूलोगे, इसलिए दूर रहो मुझसे। सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर हंसने लगा और उसे हंसते हुए देखकर अति को अजीब लगने लगा। सिद्धार्थ उसकी तरफ देखते हुए बोला, कितना नाम जपती हो ना तुम अपने जश्न जी का, जैसे वो इंसान नहीं भगवान है। लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे जश्न जी फिलहाल यहाँ पर आएंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अगर तुम्हारे जश्न जी को यहाँ पर आना होता तो अब तक तो वो आ चुके होते, पर शायद अब वो तुमसे बोर हो चुके हैं, या फिर अब तुम उन्हें वो मजा नहीं देती, या शायद उनमें ही वो मजा नहीं रहा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट थी और उसकी घटिया बातें सुनकर अति का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। अगले ही पल वो गुस्से से बोली, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, मैं रिया को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से रिया की तरफ बढ़ गई। उसने जैसे ही रिया के पास आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखा, सिद्धार्थ ने उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। अति ने उसे जोर से धक्का दिया और बोली, डोंट यू डेयर टू टच मी। सिद्धार्थ ने अगले ही पल उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया। अति की दर्द से आह निकल गई। सिद्धार्थ गुस्से से बोला, साला मन तो बहुत था कि तुझे प्यार से हैंडल करूंगा, लेकिन तू तो प्यार से हैंडल करने लायक ही नहीं है। तू तो जंगली बिल्ली है, और जंगली बिल्ली को रोमियो टाइप लड़के नहीं बल्कि वो साइको पसंद आते हैं, जो उन्हें प्यार से ज्यादा दर्द दे। तो तुझे जो चाहिए मैं तुझे वही दूंगा। ये बोलते हुए वो उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा झुका हुआ था, जिससे उसकी गंदी सांसें अति को महसूस हो रही थी। अति को उससे हद से ज्यादा घिन महसूस हो रही थी। सिद्धार्थ उसे लेकर बिस्तर की तरफ बढ़ने लगा। अति खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जिस चक्कर में उसके बाल बुरी तरह से खींच रहे थे और उसे बहुत दर्द भी हो रहा था। अब उसे अपने डिसीजन पर अफसोस हो रहा था कि उसने क्यों सिद्धार्थ पर ट्रस्ट किया। उसे सिद्धार्थ पर ट्रस्ट करनी ही चाहिए था, और सबसे ज्यादा बुरा उसे रिया के लिए लग रहा था, जिसका दिल और भरोसा दोनों सिद्धार्थ ने बुरी तरह से तोड़ दिए थे। अति ने सिद्धार्थ को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे कसकर पकड़ हुआ था और अब उसने उसे जोर से बेड पर धक्का दिया। अति सीधा बिस्तर पर जाकर गिरी। सिद्धार्थ उसकी तरफ देखते हुए बोला, बहुत गुरूर है ना तुझे खुद पर और तेरे जश्न जी पर। आज मैं तेरा और तेरे जश्न जी का गुरूर दोनों अच्छी तरह से तोड़ूंगा। क्या कहा था उसने कि मेरी बेबी डॉल को कोई छू नहीं सकता? आज मैं उसकी बेबी डॉल को सिर्फ हाथ नहीं लगाऊंगा, बल्कि इस कदर हाथ लगाऊंगा कि उसे खुद अपनी बेबी डॉल को हाथ लगाने से गंदा महसूस होगा।
ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शैतानी एक्सप्रेशन थे और उसकी ऐसी बातें सुनकर तो अति और भी ज्यादा डरने लगी थी। सिद्धार्थ अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। अति तुरंत बिस्तर से उठने लगी। सिद्धार्थ ने उसे रोका नहीं, लेकिन जब वो लगभग से बिस्तर से उठ गई तो सिद्धार्थ ने तुरंत नीचे से उसका पैर पकड़कर उसे खींचा। अति सीधा नीचे जमीन पर गिरी और दर्द से चिल्लाए। होटल के रूम साउंड प्रूफ थे तो बाहर किसी को भी अति का चीखना चिल्लाना सुनाई नहीं देने वाला था, लेकिन अब सच में उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसे बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा, जो लगभग से अपनी शर्ट के बटन खोल चुका था और अब उसके ऊपर झुक रहा था। अति की आंखों में डर झलकने लगा। ताज होटल सिद्धार्थ अति के ऊपर झुक रहा था। उसने रिया को बेहोश कर दिया था, जो सामने सोफे पर लेटी हुई थी। उसे कोई होश नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है और क्या नहीं। और अब सिद्धार्थ को अपने ऊपर झुकते हुए देख अति के चेहरे पर डर झलकने लगा था। उसके पैरों में जोरों से दर्द हो रहा था, क्योंकि जब वो भागने की कोशिश कर रही थी तो सिद्धार्थ ने उसे उसके पैर से पकड़कर खींचा था। वो दर्द से तड़प रही थी और उसे तड़पते हुए देख सिद्धार्थ के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज तो वो अति को हासिल कर ही लेगा, लेकिन शायद भगवान ने कुछ और सोच रखा था या फिर अभी अति को और भी ज्यादा इम्तिहान देने थे। आज किस्मत उसे अच्छे खासे चैलेंज देने पर लगी हुई थी। अचानक से ही जब दरवाजा नोक हुआ तो सिद्धार्थ ने दरवाजे की तरफ देखा। वो खुद से ही बोला, अब कौन आया होगा? मैंने तो वेटर से कहा था कि इस रूम में कोई नहीं आना चाहिए, तो फिर अब दरवाजा कौन बजा रहा है? ये बोलते हुए उसकी नजरें दरवाजे पर थी और किसी को आया हुआ महसूस कर अति के चेहरे पर राहत भरी एक्सप्रेशन थे, क्योंकि वो यही सोच रही थी कि शायद उसे बचाने के लिए जश्न आया होगा। सिद्धार्थ उसके चेहरे पर वो खुशी देखकर गुस्से से बोला, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जश्न सिंह शेखावत यहाँ पर नहीं आ सकता। मैंने पहले ही होटल में पूरी सेटिंग कर रखी है। अगर वो जश्न यहाँ पर आएगा भी तो उसे कोई इस रूम के बारे में कुछ नहीं बताने वाला। यहाँ के हर एक एम्प्लॉय को अच्छे खासे पैसे खिलाए हैं मैंने। तुम तो जानती हो मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। कमी तो वैसे लड़कियों की भी नहीं है, लेकिन जो बात तुम में है ना, वो और किसी में नहीं है। उसकी बात सुनते हुए अति गुस्से से बोली, पक्का दरवाजे पर मेरे जश्न जी ही है और वो तुम्हारा वो हाल करेंगे ना, जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जाकर दरवाजा खोलो और अपनी मौत से मिलो। सिद्धार्थ तिरछा मुस्कुराया और बोला, इतना कॉन्फिडेंस अपने जश्न जी पर? कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस चूर चूर कर देता हूं मैं, और फिर तुम्हें किसी और तरीके से चूर चूर करूंगा। उसकी बातें इतनी भद्दी थी कि अति ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। सिद्धार्थ अब जल्दी से अपनी शर्ट पहनकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, वहां पर वो वेटर खड़ा था जो उन्हें स्नैक्स और ड्रिंक प्रोवाइड करके गया था। वो वेटर सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोला, नीचे, आपको कोई बुला रहा है। सिद्धार्थ गुस्से से बोला, तुम पागल हो गए हो क्या? ये मेरा घर नहीं है जहां पर कोई मुझे बुलाएगा। किसी और को ढूंढ रहे होगे तुम, जाओ तुम यहां से। वो वेटर जल्दी से बोला, अरे, उन्होंने सिद्धार्थ गुप्ता का ही नाम लिया है और उन्होंने कहा है कि वो तुम्हारे डैड है। डैड का जिक्र सुनकर ही सिद्धार्थ की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोला, डैड को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? वो वेटर झट से बोला, वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो काफी गुस्से में है। जल्दी से जाकर उनसे मिल लो और ये दरवाजा बंद करके जाना, कहीं लड़की भाग ना जाए, कहीं तुम मुझे मत फंसा देना। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया। अगले ही पल वो वहां से नीचे की तरफ बढ़ गया और उसके जाते ही उस वेटर ने दरवाजा खोला, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि केशव के लिए। वही अति जो सिद्धार्थ और उस वेटर की बातें सुन रही थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, ये सोचकर कि उसके जश्न जी नहीं आए। लेकिन अब जब दोबारा उसने दरवाजे पर कदमों की आहट सुनी तो उसने उम्मीद भरी नजरों से दरवाजे की तरफ देखा, पर वहां किसी और को देखकर वो दंग रह गई। पर अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई जब उसने केशव को पहचान लिया। वो कैसे भूल सकती थी केशव को? लीलाबाई के कोठे पर उसने केशव को देखा था। वो हैरानी से बोली, तुम यहाँ? केशव मुस्कुराया और बोला, एक बार जो लीलाबाई के कोठे पर आ जाए, वो ना ही उस कोठे को भूलता है और ना ही उस कोठे की लड़कियों को, लेकिन कोई उस कोठे के लड़कों को भी याद रखता है। इस बात का अंदाजा मुझे नहीं था, तारांकन। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर तिरछे एक्सप्रेशंस आ चुके थे। अति गुस्से से बोली, कहना क्या चाहते हो तुम? केशव व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, कहना कुछ नहीं चाहता, बस तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूं। अति दांत पीसते हुए बोली, खबरदार अगर कोशिश भी की तो। ये बोलकर वो किसी तरह अपनी जगह से उठी।
एक बार के लिए वो सिद्धार्थ के चंगुल से छूट सकती थी, लेकिन अगर केशव उसे लीलाबाई के कोठे पर ले गया तो उसके लिए खुद को और रिया को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी। केशव उसकी धमकी सुनकर हंसा और बोला, एक तो तुम ये धमकियां बहुत देती हो, मुझे ये धमकी मत दो बिल्लो रानी। लीलाबाई के कोठे पर धमकियां काम नहीं करती। जैसे ही उसने कहा, अति जल्दी से रिया की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी एक बार फिर से उसकी नजर दरवाजे पर गई, जहां अब 2-3 आदमी खड़े थे। वो सब अति और रिया को लीलाबाई के कोठे पर ले जाने के लिए ही आए थे और देखते ही देखते अब केशव ने अति के मुंह पर एक स्प्रे कर दिया। अति ने तुरंत भागना चाहा, उसने अपना चेहरा भी पीछे करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो स्प्रे उसकी नाक में जा चुकी थी और देखते ही देखते वो बेहोश होने लगी थी। उसे बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिरते हुए देख केशव और उसके साथी हंसने लगे। उन्होंने अब अति और रिया को वहां से लिया और लिफ्ट से होते हुए नीचे की तरफ आ गए। जहां एक तरफ सिद्धार्थ होटल के फ्रंट पर अपने डैड को ढूंढ रहा था, वहीं बैक साइड से केशव और उसके साथी अति और रिया को लेकर वहां से जा चुके थे। बैक साइड का सारा एरिया पहले ही खाली करवा दिया गया था ताकि कोई केशव और उसके आदमियों को अति और रिया को ले जाते हुए ना देख सके। उन्होंने उन्हें कार में बिठाया और अगले ही पल वो कार लीलाबाई के कोठे के लिए निकल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ को जब अपने डैड कहीं भी नहीं मिले तो वो तुरंत अब अपने रूम में वापस आया। उसे उस वेटर पर गुस्सा आ रहा था, जिसने उसका सारा मूड खराब कर दिया। लेकिन जैसे ही वो अपने रूम में वापस आया, उसकी आंखें हैरत में फैल गई, क्योंकि अब ना ही वहां पर रिया थी और ना ही अति। गुस्से से अब उसका चेहरा बुरी तरह कांपने लगा, मतलब उस वेटर ने भी उसे धोखा दिया। वो मुठियां कसते हुए बोला, मतलब वो जश्न सिंह शेखावत अति और रिया को यहां से लेकर चला गया। ये बोलते हुए वो रुका और खुद से ही सवाल करने लगा कि अगर यहां पर जश्न सिंह शेखावत आया होता तो इस तरह से चोरी छुपे नहीं आता, वो तो बल्कि सिद्धार्थ का सामना करता। अगर वो अति को छूने भर से ही उसका गाल लाल कर सकता है तो आज तो उसने हद पार करने की कोशिश की थी। वो तो उसे जिंदा भी मार देता तो भी शायद उसके लिए कम था। मतलब यहां पर जश्न नहीं बल्कि कोई और आया था। अब उसका दिमाग भी घूमने लगा था। वही तकरीबन आधे घंटे बाद लीलाबाई का कोठा सामने हॉल में 2 लड़कियां घुंघरुओं से भरी हुई पायल पहनकर आंगन में थिरक रही थी। मुश्किल से वो लड़कियां 17-17 साल की थी, लेकिन 18 साल की होने से पहले ही लीलाबाई उनकी बोली लगवाना चाहती थी, क्योंकि जो दाम 18 साल से कम की लड़की का मिलता था वो 18 साल से ऊपर की लड़की का नहीं मिलता था। जैसे ही उम्र बढ़ी, दाम घट जाता था, तो उनके 18 साल में पैर रखने से पहले पहले लीलाबाई उन्हें धंधे पर बिठा देना चाहती थी और इसी के लिए वो महफिल भी जमाने वाली थी, जहां पर उन दोनों लड़कियों को पेश किया जाने वाला था। और आज उनके साथ साथ अति और रिया की भी यूं ही बड़े बड़े रईसदर लेकिन इज्जत के नाम पर कंगाल लोगों के सामने नुमाइश की जाने वाली थी। जैसे ही केशव अति और रिया दोनों को लेकर अंदर की तरफ आया, लीलाबाई के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। केशव और उसके साथियों ने उन दोनों को सामने तख्ते पर लिटाया और केशव लीलाबाई की तरफ देखते हुए बोला, कहा था ना आपसे लीलाबाई, आपके कोठे की लड़कियां तो यहां से कहीं नहीं जा सकती। इस लड़की की किस्मत में ये कोठा लिखा हुआ है तो केशव इसे इस कोठे पर वापस लेकर आएगा ही, बेशक से फिर कुछ भी क्यों ना हो जाए। ये लड़की तो इस कोठे की शान बनकर ही रहेगी। और क्या नाम दिया था आपने इस लड़की को? जैसे ही उसने पूछा, लीलाबाई अति की तरफ देखते हुए मुस्कुराई और बोली, चांदनी। तभी वल्लभ वहां पर आया और उसके साथ ही मजनू भी। वो दोनों अति और रिया की तरफ देखने लगे। लीलाबाई ने सामने खड़ी सरोज की तरफ इशारा किया और सरोज तुरंत उनके सामने आकर खड़ी हुई। अब उन्होंने वल्लभ की तरफ देखा तो वल्लभ ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर वल्लभ और मजनू दोनों आगे की तरफ आए और उन्होंने अति और रिया को अपने कंधे पर उठा लिया। लीलाबाई अब सरोज की तरफ देखते हुए बोली, जाओ और जाकर इन दोनों का थोड़ा ख्याल रखो। इन दोनों पर नजर बनाए रखना, जब तक ये दोनों होश में न जाए तब तक तुम्हारी पलकें नहीं झपकनी चाहिए, वरना तुम्हारी इन खूबसूरत सी आंखों को मैं काजल लगाने लायक नहीं छोड़ूंगी। सरोज तुरंत बोली, जी लीलाबाई। ये बोलकर वो भी वल्लभ और मजनू के पीछे पीछे वहां ऊपर बने हुए कमरों की तरफ चली गई। अति और रिया दोनों को एक ही कमरे में बिस्तर पर लिटाया गया और सरोज अब उन पर नजर रखने लगी। वो 2 लड़कियां जो वहां पर नाच रही थी, उनका नाचना अभी भी जारी था, जो साफ बता रहा था कि इस कोठे पर किसी को किसी के दर्द से कोई लेना देना नहीं, सब बस तमाशा देखना जानते हैं। सरोज अति और रिया दोनों पर नजर रख रही थी। तभी सरोज की नजर अति के गले में पहने हुए लॉकेट पर गई।
अचानक ही उसके दिल में लालच आया तो उसने तुरंत अति के गले से वो सोने की चैन उतार ली और उस लॉकेट को देखने लगी, जो राउंड शेप का था। उसने उसे खोल कर देखा तो उस पर 2 तस्वीरें लगी हुई थी, एक में एक औरत और एक आदमी, दोनों एक साथ थे, जो अति के मॉम डैड थे, और दूसरी तस्वीर में एक आदमी अकेला था और उसे देखते ही सरोज के होश उड़ गए। उसने अब दोबारा अति की तरफ देखा। उसका चेहरा इस वक्त ऐसा था जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो जल्दी से उस लॉकेट को अपने हाथों में दबाए कमरे से बाहर निकली और अगले ही पल लीलाबाई के सामने आकर खड़ी हुई। लीलाबाई ने जब उसे अपने सामने देखा तो वो गुस्से से बोली, मैंने तुझे क्या काम दिया था सरोज? लगता है तुझे सुनना बंद हो गया। कोई बात नहीं, तेरे कानों का इलाज मैं अच्छे से करूंगी। ये बोलते हुए उन्होंने वही साइड में रखा हुआ अपना हंटर निकाला। वही बुरी तरह से हाफ रही सरोज ने एक गहरी सांस ली और बोली, 1 मिनट लीलाबाई, पहले मेरी बात तो सुनिए। जो बात मैं आपको बताने के लिए भागती हुई यहाँ पर आई हूं ना, उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लीलाबाई हंसी और बोली, अच्छा, ऐसा भी क्या सुनाने वाली है तू मुझे? जैसे ही उन्होंने कहा, सरोज ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ वो लॉकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया, वो भी पूरी तरह से खोलकर। लीलाबाई की आंखें भी एक पल के लिए पत्थर हो गई। उनका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया था और अब उन्होंने नजर उठाकर उस कमरे की तरफ देखा जहां पर अति और रिया थी। कुछ पल वो उस कमरे की तरफ देखती रही और फिर शैतानों की तरह हंसने लगी। उन्हें हंसते हुए देखकर सरोज के चेहरे पर भी हंसी तैरने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ अति गहरी बेहोशी में थी, लेकिन अब उसकी पलकें अचानक से ही फड़फड़ाने लगी और उसने अपनी आंखों को खोला। आंखें खोलते ही जब उसने एक नज़र उस कमरे को देखा तो वो समझ गई कि वो केशव उसे कहाँ उठाकर लेकर आया है। उसके चेहरे पर एक बार फिर से परेशानी झलकने लगी। अगले ही पल अब उसे रिया का ख्याल आया तो वो तुरंत बिस्तर से उठी, लेकिन तभी उसकी नज़र रिया पर गई, जो उसकी बगल में ही बेहोश थी। उसे तो अभी तक होश आया ही नहीं था। उसने जल्दी से रिया के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, प्लीज अपनी आंखें खोलो रिया, हमें यहाँ से निकलना होगा। उस सिद्धार्थ से तो हम फिर भी अपना पीछा छुड़ा सकते थे, लेकिन ये कोठा, ये बहुत गंदी जगह है। अब हम दोनों यहाँ नहीं रुक सकते। हमें यहाँ से भगाना होगा। प्लीज रिया, अपनी आंखें खोलो। ये बोलते हुए वो लगातार उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रिया होश में आ ही नहीं रही थी। अति ने अब अपनी नजर एक बार फिर से अपने आसपास घुमाई तो सामने ही उसे टेबल पर पानी का एक भरा हुआ जग दिखाई दिया। उसने जल्दी से उस जग में से पानी लिया और रिया के चेहरे पर डाला। रिया ने जल्दी से अपनी आंखों को खोला। वो पैनिक करने लगी थी। अति ने उसका हाथ अपने हाथ में थामा और बोली, मैंने कहा था ना तुझसे, वो सिद्धार्थ विश्वास के लायक नहीं है। एक बार फिर से उसने हमें धोखा दिया है और इस बार हम और भी बुरी तरह से फंस गए रिया, क्योंकि अब हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। रिया हैरानी से बोली, कैसी कैसी जगह? अति धीमे से बोली, लीलाबाई का कोठा। कोठा शब्द सुनकर ही रिया के होश उड़ चुके थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो रोते हुए बोली, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अति, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर लेकर चलो। अति ने उसका हाथ और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया और बोली, प्लीज रोना बंद करो रिया, रोने से कुछ नहीं होगा। यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, हमें दिमाग से काम लेना होगा। प्लीज तुम खुद को शांत रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये बोलते हुए वो रिया को देख रही थी और रिया अभी भी रोए जा रही थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।